47, 48, 49, 50 और 51। चलिए साहब, तो क्या है ये सेक्शंस, ये क्या है और ये सेक्शंस किस चीज से रिलेटेड है? ध्यान से देखना मेरी बात। अपन कहते हैं साहब सेक्शन 47 टू 51, ये जो 47 से लेके 51 है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है वोटिंग राइट से, फिर वेरिएशन से, और कॉल्स ऑन शेयर्स। ठीक है, तो वोटिंग राइट, वेरिएशन एंड कॉल्स ऑन शेयर्स। वोटिंग राइट, वेरिएशन एंड कॉल्स ऑन शेयर। अब सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 47। वो हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 47। तो सेक्शन 47 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 47 बात करता है बेटा वोटिंग राइट। सेक्शन 47 बात करता है वोटिंग राइट। चलिए साहब, अब वोटिंग राइट, बेटा वोटिंग राइट किसको मिला हुआ होता है? तो वोटिंग राइट मिलेगा कंपनी के शेयर होल्डर्स को। कंपनी के शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक कंपनी में होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो हमें देखना है क्या दोनों को वोटिंग राइट मिलेगा, क्या इक्विटी शेयर को ही मिलेगा या केवल प्रेफरेंस को मिलेगा, तो किस और मिलेगा तो कितना मिलेगा, कहां कहां पे मिलेगा, ये वोटिंग राइट आपको डिस्कस करना है। चलिए साहब, तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो वोटिंग राइट मिलेगा, तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स जनरली कंपनी के मालिक होते हैं? एक सेकेंड, क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स जनरली कंपनी के ओनर्स होते हैं? उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है और उनको पैसा कंपनी बंद होगी तो ही वापस मिलेगा, वो भी सबके लास्ट में मिलेगा। तो क्या उन्हें कंपनी के हर रिजोल्यूशन पे वोट करने का राइट मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इनके पास राइट टू वोट ऑन, एक सेकेंड, हेलो, यस, जस्ट अ मिनट मैम।
हाँ जी बेटा, तो हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर राइट टू वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन पास्ड इन कंपनी। तो कहते हैं कि साहब इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी शेयर होल्डर्स के थ्रू जितने भी रिजोल्यूशन पास करेगी उन सारे रिजोल्यूशन में वोट करने का राइट इनके पास होता है। ये हर रिजोल्यूशन में वोट कर सकते हैं। ठीक है साहब। प्रिफरेंस शेयर होल्डर, बेटा एक बात बताओ, क्या हमने प्रिफरेंस शेयर होल्डर को कुछ प्रिफरेंशियल राइट दिए थे क्या? प्रिफरेंस शेयर होल्डर को कुछ प्रिफरेंशियल राइट दिए थे क्या जो इक्विटी से ज्यादा बेटर थे? हमने उनको कहा था हाँ आपको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलेगा, आपको कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अपनी कैपिटल का पैसा मिलेगा। तो अगर हमने उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिफरेंशियल राइट दे रखे हैं तो क्या जरूरी है कि उनको भी उतने ही वोटिंग राइट दिए जाए जितने इक्विटी शेयर होल्डर को दिए गए हैं, या उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से कुछ कम राइट दिए जा सकते हैं क्योंकि आपने पहले से उन्हें कुछ प्रिफरेंशियल राइट दे रखे हैं? क्लियर? तो हम उन्हें कुछ कम राइट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर को वोट देने का राइट कहां कहां होता है? वोट देने का राइट कहां कहां होता है? ओनली वोट इन only vote in resolution which affect which, पहला पॉइंट उन्हें केवल उस रिजोल्यूशन में वोट करने का राइट होगा विच अफेक्ट देयर प्रिफरेंशियल राइट। ऐसा कोई रिजोल्यूशन जिस रिजोल्यूशन से उनके प्रिफरेंशियल राइट अफेक्ट होते हो, जैसे हमने उन्हें कह रखा है आपको पहले डिविडेंड मिलेगा और इतना परसेंट मिलेगा। अब आप कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास कर रहे हो जिस रिजोल्यूशन से उन्हें वो जो मिलने वाला डिविडेंड है वो डिविडेंड अफेक्ट होता है, चाहे उसका परसेंटेज अफेक्ट होता है चाहे उसका टाइम अफेक्ट होता है। तो हमने उनको कह रखा है कि आपको रीपेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। अब अगर कोई रिजोल्यूशन उससे रिलेटेड है तो वो क्या होगा, उन पे उस रिजोल्यूशन में वो भी वोट कर सकते हैं क्योंकि वो उनके राइट से रिलेट करता है। दूसरा, रिजोल्यूशन, सॉरी ऐसे लिख दो सीधा, रिलेटेड टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ऐसा कोई रिजोल्यूशन जो कंपनी के वाइंडिंग अप से रिलेटेड हो, उस रिजोल्यूशन में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं। और तीसरा, रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल का रीपेमेंट किया जा रहा है, रीपेमेंट किया जाए, देखो रीपेमेंट जनरली वाइंडिंग अप या वाइंडिंग अप से पहले भी किया जा सकता है। अब वाइंडिंग अप से पहले तो केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही मिल सकता है। तो भाई आपने रीपेमेंट कर रहे हो तो शेयर कैपिटल का रीपेमेंट, तो हमने कहा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को केवल 3 तरह के रिजोल्यूशन में वोट करने का राइट है। या तो उनके जो प्रिफरेंशियल राइट है वो अफेक्ट होते हैं उस रिजोल्यूशन से तो उसमें वो वोट करेंगे, या फिर कंपनी का वाइंडिंग अप से रिलेटेड कोई रिजोल्यूशन है तो उसमें वोट करेंगे, या फिर रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड रिजोल्यूशन है तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट करेंगे। इन 3 के अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है और इक्विटी शेयर होल्डर के पास हर रिजोल्यूशन में वोट करने का वोटिंग राइट होता है। क्लियर? हाँ भाई, ये पॉइंट सभी को क्लियर है कि इक्विटी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के वोटिंग राइट क्या होते हैं।
फिर कहते हैं प्रपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट। हाँ भाई, वोटिंग राइट का प्रपोर्शन क्या होगा? वोटिंग राइट का प्रपोर्शन क्या होगा? तो बोले। वोटिंग राइट will be given in the proportion of paid up share capital of कंपनी। अब जैसे कंपनी की पेड अप कैपिटल है 1 करोड़ रुपए और मैंने जो शेयर ले रखे हैं उनकी पेड अप कैपिटल है 10 लाख। मेरे पास जो इक्विटी शेयर है उनकी पेड अप कैपिटल है 10 लाख। पूरी कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेड अप कैपिटल है 1 करोड़। केवल इक्विटी शेयर्स है, मान लो कंपनी में केवल इक्विटी शेयर्स है और पूरे इक्विटी शेयर्स की पेड अप कैपिटल है 1 करोड़। मेरे शेयर्स की पेड अप कैपिटल है 10 लाख। तो मेरा प्रोपोर्शन कितना होगा? मेरा वोटिंग राइट का प्रोपोर्शन कितना होगा? मतलब मेरे वोटिंग राइट कितना परसेंट होगी, बता सकते हो? 10%, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसका मतलब आपको जो वोटिंग राइट दिए जाएंगे वो पेड अप शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए साहब, फिर बात आती है इफ जॉइंट वोटिंग राइट। अगर कोई जॉइंट वोटिंग राइट हो, जॉइंट वोटिंग राइट हो मतलब जिसमें दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों का वोट पड़ना हो। जैसे मान लो कोई रिजोल्यूशन हो वो वाइंडिंग अप से रिलेटेड हो, अब उसमें इक्विटी शेयर होल्डर के भी वोट रहेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के भी वोट रहेंगे। तो इसमें कहा जाएगा प्रपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल की भी पेडअप लेंगे प्लस प्रेफरेंस शेयर की भी पेडअप कैपिटल लेंगे। तो जो दोनों की टोटल पेडअप कैपिटल आ जाएगी उसके हिसाब से वोटिंग राइट निकाले जाएंगे। डन? समझ गए मेरी बात? हाँ जी, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं सर। अब देखो, जनरली वोट देने का है ना बेटा, कई बार वोट देने का एक यूनिवर्सल राइट होता है। वोट देने का एक यूनिवर्सल राइट होता है कि एक आदमी है वो एक ही वोट दे सकता है। एक आदमी है वो एक ही वोट दे सकता है। तो जब भी हम यहाँ पे वोट देते हैं ना तो यहाँ पे वोटिंग का यूनिवर्सल राइट अप्लाई नहीं होता है। मतलब आपके अगर 100 शेयर हैं तो आपके 100 वोट काउंट किए जाएंगे। अगर आपके 1000 शेयर हैं तो आपके 1000 वोट काउंट किए जाएंगे। अब हो सकता है एक पर्सन के पास 100 शेयर है, एक पर्सन के पास 1000 शेयर है, तो उन दोनों का वोट बराबर नहीं होगा।
1000 शेयर वाले के 1000 के अकॉर्डिंग वोट माने जाएंगे, 100 शेयर वाले के 100 के अकॉर्डिंग वोट माने जाएंगे। तो यहाँ पे वोटिंग का यूनिवर्सल रूल अप्लाई नहीं होता है, डेट इज वन शेयर होल्डर वन वोट, ऐसा अप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप एक नोट लिख सकते हैं, एक नोट लिख सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल रूल ऑफ वन पर्सन वन वोट, वन पर्सन वन वोट is not applicable on voting right on सिक्योरिटीज। ठीक है, ये एक नोट में हमने लिख दिया, केवल समझने के लिए लिखा है ये, कि हाँ भाई नॉर्मली लोग कह देते हैं कि एक आदमी एक ही वोट देगा, चाहे वो 5 अलग अलग कैपेसिटी में है, बट वो एक ही वोट देगा। तो ऐसा नहीं है, उसके पास जितने शेयर्स हैं उसके प्रपोर्शन के हिसाब से वो वोट देगा, उसका वोट उसके प्रपोर्शन के हिसाब से काउंट किया जाएगा। डन। ये नोट कर लीजिए फटाफट। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं क्या, हटा दूं? चलिए, अब इसमें एक छोटी सी बात और है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू 47, एक्सेप्शन टू 47, पहला एक्सेप्शन, दैट इज सेक्शन 43 DVR, DVR, that is differential voting right। वो वाले शेयर जिनको आपने स्पेसिफिकली डिफरेंशियल वोटिंग राइट दे रखे थे, चाहे उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे, कम दिए गए थे, ज्यादा दिए गए थे, आपने सारी कंडीशन पूरी करने के बाद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब जब उनको शेयर इश्यू किया था तो उनको कुछ अलग राइट्स दिए थे नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर से। तो क्या उन लोगों के वोट भी प्रपोर्शन के हिसाब से लगेंगे, या उन लोगों के वोट उनको गिवन वोटिंग राइट के हिसाब से लगेंगे? उन लोगों के वोट उनको गिवन वोटिंग राइट के हिसाब से लगेंगे। ठीक है, जिन लोगों को आपने स्पेसिफिकली डिफरेंशियल वोटिंग राइट दिए हुए हैं उन लोगों के वोट उनको गिवन वोटिंग राइट के अकॉर्डिंग लगेंगे, जो राइट्स आपने उन्हें सेक्शन 43 में इश्यू करते वक्त दिए थे। क्लियर है?
सेक्शन 50, सेक्शन 50 में हमने बता रखा है कॉल्स इन एडवांस। वैसे तो हम ये पढ़ेंगे सेक्शन 50 में, लेकिन मैं आपको यहां बता रहा हूं कि ये इसका एक्सेप्शन है। कॉल्स इन एडवांस ऐसे लिख लो, कॉल्स इन एडवांस है नो वोटिंग राइट। कॉल्स इन एडवांस जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए, कंपनी ने अभी तक केवल एप्लीकेशन मनी ली है और अलॉटमेंट मनी ली है, लेकिन मैंने साथ में फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। तो अब जब मैं वोटिंग की बात आएगी, मेरा प्रपोर्शन निकाला जाएगा। तो पेड अप कैपिटल में प्रपोर्शन निकालते वक्त क्या मेरी कॉल्स इन एडवांस को भी ऐड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं होती है। इसीलिए तो हम उसे अलग से लिखते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है साहब, समझ गए? जितना पैसा कंपनी ने मांगा, अगर हमने कंपनी को उससे ज्यादा पैसा दे रखा है, तो वो ज्यादा वाला जो कॉल्स इन एडवांस है वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। क्लियर? तो इसका मतलब आपको कॉल्स इन एडवांस पे कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। थर्ड एक्सेप्शन। वैसे तो ये सेक्शन बहुत बाद में आता है, डायरेक्टर से रिलेटेड होता है। सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, related party transaction, that is directors not allowed to vote। इसका मतलब क्या होता है? बोले कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो किसी स्पेसिफिक रिलेटेड पार्टी से रिलेट करता हो, तो भैया वो रिलेटेड पार्टी उसमें वोट नहीं कर सकती। जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी की रिलेटेड पार्टी होते हैं, और वो डायरेक्टर मान लो कंपनी का शेयर होल्डर भी है। एक ऐसा डायरेक्टर है जो कंपनी का शेयर होल्डर भी है। अब आप उसको अपॉइंट कर रहे हो डायरेक्टर, या आप उसको डायरेक्टर से हटा रहे हो, या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें वो एज ए डायरेक्टर इन्वॉल्व है, तो वो एज ए शेयर होल्डर वहां पे वोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी, क्योंकि वो कंपनी की रिलेटेड पार्टी है। कंपनी का कोई सीनियर मैनेजर है, मैनेजरियल पर्सनल है, कंपनी का कोई की मैनेजरियल पर्सनल है, कोई जो रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है वो रिजोल्यूशन उससे रिलेटेड है, और वो पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर भी है, तो क्या वो उस रिजोल्यूशन में वोट कर सकता है? वो उस रिजोल्यूशन में वोट नहीं कर सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो तो अपने फेवर में ही वोट करेगा, वो तो अपने खुद के फेवर में ही वोट करेगा, तो उसको वोटिंग का राइट वहां पे नहीं होगा। तो ये 3 एक्सेप्शन है किसके? सेक्शन नंबर 47, मतलब वोटिंग राइट के एक्सेप्शन। तो नॉर्मली बात की जाए, देखो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मली बात की जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर रिजोल्यूशन में वोट करने का राइट होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को केवल 3 रिजोल्यूशन में वोट करने का राइट होगा। 3 रिजोल्यूशन कौन कौन से? उनके प्रेफरेंशियल राइट को अफेक्ट करता हो, वाइंडिंग अप से रिलेटेड हो, या कैपिटल के रीपेमेंट से रिलेटेड हो, तो वो वोट कर सकते हैं, अदरवाइज वो वोट नहीं कर सकते। वोटिंग करेंगे तो हमेशा पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में होगी। कॉल अब पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में ही आपको वोट करना है, मतलब 1 पर्सन 1 वोट वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। फिर कहते हैं साहब इसके कोई एक्सेप्शन है क्या? इसके 3 एक्सेप्शन है। सेक्शन नंबर 43, जो आपने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इश्यू किए थे उनपे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, मतलब वो अलग अपने वोट कर सकते हैं। कॉल्स इन एडवांस में वोटिंग राइट नहीं मिलता है, क्योंकि वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं होती है। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन,
अगर कोई रिजोल्यूशन ऐसी पार्टी से रिलेटेड है जो कंपनी की रिलेटेड पार्टी है और वो कंपनी की शेयर होल्डर भी है, तो फिर उसको उस रिजोल्यूशन में वोट करने का राइट नहीं होगा। क्लियर? ये था पूरा सेक्शन नंबर 47, वोटिंग राइट। क्लियर है भाई सभी को सेक्शन नंबर 47? कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए आगे चलते। अब आता है सेक्शन नंबर 48। नोट कर लिया ये पूरा? आगे बढ़े, ये नोट कर लिया आपने पूरा? हटा दूं? चलिए, सेक्शन नंबर 48। वेरिएशन इन राइट्स, वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर को जो आपने राइट दे रखे हैं, कोई भी राइट हो, शेयर होल्डर को आपने कोई राइट दे रखा है और आप उस राइट में क्या करना चाहते हो, आप उस राइट में चेंज करना चाहते हो। ठीक है साहब, आप उस राइट में चेंज करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है साहब, तो बोलते हैं सेक्शन 48 आपको क्या बोलता है? पास स्पेशल रिजोल्यूशन। साहब एसआर पास कीजिए, पहला काम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एमओए एओए परमिट्स। तो एमओए एओए परमिट्स मतलब एमओए और एओए आपको वो करने की परमिशन देते हो। ठीक है, अब आप कहते हैं एमओए और एओए, एमओए एंड एओए हैज नो प्रोविजन, एमओए एंड एमओए हैव नो प्रोविजन। मतलब एमओए और एओए में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, ना तो लिखा हुआ है कि आप चेंज कर सकते हो और ना लिखा हुआ है कि चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ एमओए एओए में, तो इसका मतलब एमओए आपको प्रोहिबिटेड तो नहीं करते, एमओए एओए ने आपको मना तो नहीं किया, एमओए एओए में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो क्या करता है, देन it should not prohibited by terms of issue of share। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले आपने ये तो कह दिया एमओए, अगर एमओए में लिखा हुआ है ना कि आप चेंज कर सकते हो तो आप चेंज कर सकते हो भैया। जब हमने आपको शेयर इश्यू किए थे
तो आपको एमओए एओए में चेक करना चाहिए था कि एमओए एओए में लिखा हुआ है, चेंज कर सकते, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन मान लो एमओए एओए में कोई प्रोविजन नहीं था और आपने जब शेयर इश्यू किया तो उन शेयर होल्डर्स को कह दिया था हम आपकी राइट्स में कभी कोई चेंज नहीं करेंगे, तो क्या फिर आप चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन एमओए एओए में भी नहीं लिखा हुआ और आपने जब शेयर इश्यू किए थे तो जो टर्म्स कंडीशन था उनमें भी कोई ऐसा प्रोहिबिशन नहीं था कि आप उनके राइट्स में चेंज नहीं कर सकते। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो। आपको करना क्या पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का। अब ये कहता है साहब, इफ वेरिएशन इन one class of share affect another class of share, then special resolution of such class is also required। जैसे मान लो आप कोई रिजोल्यूशन पास कर रहे हो जो इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड है, लेकिन वो रिजोल्यूशन प्रिफरेंस शेयर होल्डर को भी अफेक्ट करता है, प्रिफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स को भी अफेक्ट करता है, तो क्या फिर आपको प्रिफरेंस शेयर होल्डर का भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं मेरे पास 3 तरह के इक्विटी शेयर है, एक 100 रुपए वाला इक्विटी शेयर है, एक 50 रुपए वाला इक्विटी शेयर है और एक 20 रुपए वाला इक्विटी शेयर है। अब मेरा जो रिजोल्यूशन है वो केवल स्पेसिफिकली 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर से रिलेटेड था, तो मैंने रिजोल्यूशन किसका पास करना है? 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर था। लेकिन अगर वो रिजोल्यूशन 50 रुपए वाले इक्विटी शेयर को भी अफेक्ट करता है तो फिर मुझे 50 रुपए वाले इक्विटी शेयर का भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो सिंपल सी कहने की बात है, अगर कोई रिजोल्यूशन किसी स्पेसिफिक क्लास से रिलेटेड है तो आप उन लोगों का रिजोल्यूशन पास करेंगे, लेकिन अगर वो रिजोल्यूशन दूसरी क्लास को भी अफेक्ट करता है तो फिर उनको भी रिजोल्यूशन स्पेशल में पास करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम कहते हैं कि सर इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड तो सारे रिजोल्यूशन होते हैं, तो कंपनी में जितने रिजोल्यूशन है तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर से तो रिलेटेड होते ही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से तो सारे को ही लेना पड़ेगा। कोई रिजोल्यूशन ऐसा जो स्पेसिफिकली था तो इक्विटी शेयर के लिए लेकिन वो इफेक्ट करता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी, तो भैया उनको स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करो। समझ गए? तो ये होता है वेरिएशन ऑफ राइट। ठीक है साहब? हाँ, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो, इसमें एक इसी में स्टार मार्क है, क्या कहता है? डिसेंटिंग शेयर होल्डर, या ऐसा कह दो डिसएग्रीड शेयर होल्डर। भाई एक बात बताओ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए कितने शेयर होल्डर का फेवर में होना जरूरी है? कितने वोट्स फेवर में होने चाहिए? 75%। 75%, बिल्कुल सही। अब मैं कहता हूं मेरे रिजोल्यूशन के फेवर में 98% लोग हैं, मेरा रिजोल्यूशन पास हो जाएगा? मेरा रिजोल्यूशन पास हो जाएगा? आराम से पास हो जाएगा सर, बहुत अच्छे से। और उन 2% लोगों के साथ क्या करना है? भाई जिस पे 98% एग्री है उन 2% को भी वही काम करना पड़ेगा। क्लियर?
मान लो मेरे फेवर में 95% लोग हैं, रिजोल्यूशन के फेवर में 95% लोग हैं, 5% अगेंस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 95% काम कर रहे हैं वही 5% को करना पड़ेगा। मान लो फेवर में 90% लोग हैं, फेवर में 90% लोग हैं, अगेंस्ट में 10% है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिजोल्यूशन पास हो जाएगा और उन 10% को वही काम करना पड़ेगा जो 90% को करना पड़ रहा है। मान लो फेवर में 85% है और अगेंस्ट में 15% है, क्या रिजोल्यूशन पास हो जाएगा? क्या रिजोल्यूशन पास हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन इन लोगों को एक राइट दिया गया, तो इन्होंने कहा अगर 10% से ज्यादा, मोर देन 10% शेयर होल्डर किसी चीज पे डिसएग्री हो, तो ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत कुछ मिल जाएगा, उन्हें कोर्ट के पास जाके एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि साहब हम लोग भी बहुत सारे लोग हैं और हम लोग इस बात से एग्री नहीं है, तो इस मैटर को आपको देखना चाहिए। फिर कोर्ट देखेगा उस मैटर को और कोर्ट डिसीजन देगा कि क्या वेरिएशन करना है, नहीं करना है। केवल स्पेशल रिजोल्यूशन तो आपने पास कर लिया, लेकिन फिर भी कोर्ट उन 10% लोगों की बात सुनेगा, 10% से ज्यादा लोगों की बात सुनेगा, सिचुएशन को चेक करेगा और फिर उसके हिसाब से अपना ऑर्डर देगा कंपनी को कि कंपनी को क्या करना चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो इसमें लिखते हैं if more than if more than 10% shareholders are disagree, मतलब अगर 10% से ज्यादा शेयर होल्डर डिसएग्री हो, can make an application to NCLT का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब कंपनीज के मैटर्स के लिए एक अलग से कोर्ट बना रखा है, तो उस कोर्ट में जाओ इन 21 डेज। कितने दिन में जाना है? 21 डेज। 21 डेज में रिजोल्यूशन पास करने के 21 डेज में कंपनी के पास पहुंच जाओ कि देखो साहब उन लोगों ने रिजोल्यूशन तो पास कर लिया, लेकिन हम भी बहुत सारे लोग हैं और हमारे साथ में नाइंसाफी हो रही है। ठीक है, ट्रिब्यूनल डिसीजन विल बी फाइनल ऑन वेरिएशन। तो ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल कह देता है वेरिएशन नहीं करना तो नहीं करना, ट्रिब्यूनल कह देता है करना है तो करना है। अगर ट्रिब्यूनल कुछ कंडीशन के साथ करने के लिए कह देता है तो उन कंडीशन को पूरे करते हुए आपको वेरिएशन करना है। कंपनी हैव टू फाइल कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल टू आरओसी विद इन 30 डेज। तो भाई कंपनी ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन आए उस डिसीजन की, उस ऑर्डर की एक कॉपी जो है वो कंपनी को फाइल करनी है। कहां पे फाइल करनी है? आरओसी में फाइल करनी है,
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइल करनी है। ठीक है, अब एक बात आती है कि अगर कंपनी ने कहीं भी कोई रूल ब्रेक किया है तो पेनल्टी लगेगी कंपनी पे। कितनी लगेगी? ₹25,000 टू 5 लाख। कंपनी पे पेनल्टी लगेगी 25,000 टू 5 लाख। ऑफिसर पे फाइन प्लस अप टू 6 months इम्प्रिजनमेंट। तो कंपनी पे 25,000 से 5 लाख, ऑफिसर पे भी फाइन लगा है। अगर किसी ऑफिसर की गलती है, केवल किसी ऑफिसर की गलती है, तो ऑफिसर पे फाइन भी लगाया जा सकता है और 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, अप टू 6 मंथ का। ठीक है, जनरली ऐसे केसेस में इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है बेटा, केवल फाइन लगा के छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर उन लोगों ने कुछ इंटेंशनली फ्रॉड करके किया होता है तो इम्प्रिजनमेंट भी लगा दिया जाता है। ये सारी चीजें कोर्ट में डिसाइड होती है कि क्या क्या उन पे लगाया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये था सेक्शन 48। सेक्शन 48 आपको क्या कहता है? सेक्शन 48 कहता है कि साहब आप शेयर होल्डर्स के राइट में वेरिएशन कर सकते हो। शेयर होल्डर्स के राइट में वेरिएशन करने के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा क्या एमओए एओए में ऐसा प्रोविजन है। अगर एमओए एओए में प्रोविजन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एमओए एओए में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जब आपने ये शेयर इश्यू किए थे तो क्या शेयर इश्यू करते वक्त ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं बोली थी कि आप इनमें कभी चेंज नहीं करोगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं बोली थी तो आप चेंज कर सकते हो। फिर कहता है कि जो स्पेशल रिजोल्यूशन आप पास करोगे, अगर वो स्पेशल रिजोल्यूशन आपको तो पास करना ही है, लेकिन अगर किसी और क्लास ऑफ शेयर से भी वो रिलेट करता है, उनको भी अफेक्ट करता है, तो उनका भी स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिसएग्रीड शेयर होल्डर्स को भी कुछ राइट दिया गया है। अगर डिसएग्रीड शेयर होल्डर 10% से ज्यादा है, डिसएग्रीड शेयर होल्डर 10% से ज्यादा है। अब ये राइट 10 से 25 के बीच वालों के लिए, क्योंकि 25 से ज्यादा होंगे तो फिर तो रेजोल्यूशन ही पास नहीं होगा। तो ये जो राइट है वो 10 से लेके 25 के बीच में वालों के लिए। तो वो लोग कोर्ट में जाके, एनसीएलटी में जाके 21 डेज में एप्लीकेशन लगा दो। वो अगर वो 10% से ज्यादा है कि साहब हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है, हम एग्री नहीं है। तो फिर क्या किया जाएगा? ट्रिब्यूनल जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन फाइनल होगा और कंपनी को उस डिसीजन की एक कॉपी विद इन 30 डेज आरओसी में जमा करानी पड़ेगी। अगर इस सेक्शन का कोई भी वोलेंस किया जाता है तो कंपनी पे 25,000 से 5 लाख की पेनल्टी और ऑफिसर पे भी फाइन प्लस 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। क्लियर? ये था आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर 48। किसी को कोई दिक्कत है सेक्शन 48 में? हमने 2 सेक्शन कर लिए। एक हमने कर लिया सेक्शन 47, 48, 47 और 48। क्लियर? कनिका, यस सर। अरे भाई बाकी लोग सो रहे हैं क्या? देखो मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी रिप्लाई तो कर दिया करो।
मुझे ही मोटिवेशन मिल जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। चलिए साहब आगे चलते हैं। सेक्शन 49 कॉल्स ऑन शेयर। जब आप शेयर पे कॉल करते हो तो कॉल करने से रिलेटेड क्या शेयर्स पे कॉल्स की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है भाई। जब शेयर इश्यू किए हैं, हमने पहले पढ़ा था कि जब आप शेयर इश्यू करते हो तो एक मिनिमम एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए जो कि 5% से कम नहीं होती है, और मिनिमम एप्लीकेशन मनी का पेमेंट भी होना चाहिए, तभी शेयर्स का अलॉटमेंट हो पाएगा। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। तो ये कहता है कि साहब मिनिमम का काम तो हो गया, तो क्या बाकी पैसा कंपनी कॉल्स में मांग सकती है? जैसे हमने कहा 2 रुपए 10 रुपए वाला शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, फिर 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए सेकंड कॉल, तो ऐसे कंपनी पैसा मांग सकती है। तो ये कहता है कॉल्स ऑन शेयर बाय कंपनी इज अलाउड। हाँ भाई, कंपनी शेयर्स पे कॉल मांग सकती है। कॉल शुड बी यूनिफॉर्म। कॉल जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी होनी चाहिए। नो डिफ्रेंसिएशन, नो डिफ्रेंसिएशन, सॉरी, बिटवीन। कॉल शुड बी यूनिफॉर्म, that is no differentiation between classes of share। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे मान लो मेरी कंपनी में 1000 इक्विटी शेयर है, मैंने 800 इक्विटी शेयर्स को तो कह दिया कि आपको 3 रुपए की कॉल देनी है, और बचे हुए 200 इक्विटी शेयर को कह दिया आपको 4 रुपए की कॉल देनी है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कॉल का अमाउंट सबके लिए यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होगा मतलब सारे शेयर होल्डर्स को या तो 3 रुपए की देनी है, या सारे लोगों को 4 रुपए की देनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ लोगों की कॉल 3 रुपए है, कुछ लोगों की कॉल 4 रुपए है, कुछ लोगों की कॉल 5 रुपए है। डन। वंस कॉल इज मेड, एक बार जब कॉल मेड कर दी जाती है और इट्स ड्यू, देन members
लाइबल टू पे, मेंबर्स की लाइबिलिटी हो जाएगी उसको पे करना। कंपनी हैज राइट टू रिसीव, एक बार अगर कॉल मांग ली गई और कॉल का पैसा ड्यू हो गया तो फिर मेंबर की लाइबिलिटी है वो पैसा पे करना। अगर वो पैसा पे नहीं करता है तो कंपनी के पास राइट्स आ जाएंगे फोरफिट करने के। कंपनी का राइट है उससे पैसा लेना, कंपनी का राइट है उससे पैसा लेना। राइट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब जो राइट है ना वो पूरी कंपनी का राइट है, नॉट एनी सिंगल डायरेक्टर। तो ऐसा नहीं है किसी सिंगल डायरेक्टर के पास राइट आ गया या सिंगल डायरेक्टर लायबल हो जाएगा, वो राइट जो है वो पूरी कंपनी का राइट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का राइट है। ओके, क्लियर। तो ये है सेक्शन नंबर 49, बहुत छोटा सा सेक्शन था। सेक्शन नंबर 49 क्या कहता है साहब, कंपनी कॉल्स ऑन शेयर्स मेड कर सकती है, कर सकती है, अलाउड है उसे, लेकिन सबसे कॉल जो मांगेंगे वो सेम अमाउंट की मांगी जाएगी। एक बार अगर कॉल मांग ली तो मेंबर की लायबिलिटी हो जाती है पैसा पे करना, कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है पैसा रिसीव करना। जो राइट आया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, मतलब किसी सिंगल डायरेक्टर का नहीं है। ओके, क्लियर है सभी को। छोटा सा सेक्शन था, मैं आगे बढ़ता हूं। सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर 50 आपको क्या कहता है, सेक्शन नंबर 50 बात करता है कॉल्स इन एडवांस। सेक्शन नंबर 50 बात करता है कॉल्स इन एडवांस की। तो क्या कोई कंपनी कॉल्स इन एडवांस ले सकती है? यस, कंपनी कैन रिसीव calls in advance if AOA permits। अगर एओए आपको परमिट करता है, मतलब एओए में या तो मना नहीं किया हुआ है या एओए में लिखा हुआ है कि आप कॉल्स इन एडवांस ले सकते हो, तो आप ले सकते हो सर, कॉल्स इन एडवांस आप ले सकते हो। यहीं पे लिखा हुआ है सेक्शन 50 में, यहीं पे लिखा हुआ है सेक्शन 50 में, नो वोटिंग राइट गिवन ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पे कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस पे कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इफ AOA ऑथराइज,
अगर ए में लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट देना है तो आप इंटरेस्ट दे सकते हो। मैक्सिमम 12%। मैक्सिमम रेट क्या हो सकती है इंटरेस्ट की? 12%। मान लो एओए में लिखा हुआ है 8%, तो 8% दोगे या 12%? एओए में लिखा हुआ है 8%, तो 8% या 12%? 8%। मान लो एओए में लिखा हुआ है यू कैन पे इंटरेस्ट 20%, अप टू 20%। एओए में लिखा हुआ है अप टू 20%, तो आप 12% तक दे सकते हो या 20% तक? 12% तक, क्योंकि एक्ट ने कंडीशन दी है 12% की, लेकिन वो कंडीशन तभी है जब आपका एओए अलाउड कर। तो एओए अलाउड करता है तो 12% तक कितना भी दे सकते हो जितना एओए ने अलाउड किया है, और एओए अगर आपको 12% से ज्यादा अलाउड करता है तो भी 12%। अब इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, नोट लगा के लिख लो। नोट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। वैसे तो अपन पढ़ रहे हैं क्या? वैसे तो अपन पढ़ रहे हैं कॉल्स इन एडवांस, लेकिन कॉल्स इन एरियर के इंटरेस्ट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सेम कंडीशन, एओए ऑथोराइज करना चाहिए, एओए ऑथोराइज करना चाहिए। मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम 10%। कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 10%। तो कॉल्स इन एडवांस पे आप इंटरेस्ट पे करोगे ज्यादा से ज्यादा 12%। कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा 10%। डन। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? एक छोटी सी बात और, आप अब हुआ क्या, आपने साहब कॉल्स इन एडवांस ले लिया, आपने कॉल्स इन एडवांस ले लिया, आप उनको इंटरेस्ट भी दे रहे हो। ठीक है, इंटरेस्ट दे रहे हो उस पैसे पे। अब वो थोड़े दिन बाद शेयर होल्डर कहते हैं कि यार हमने तो आपको ये कॉल्स एडवांस में पे कर दी थी, अभी तो आप थोड़े दिन में कॉल मांगने वाले ही नहीं हो, तो हमें हमारा पैसा वापस दे दो, एडवांस वाला पैसा वापस दे दो। तो क्या शेयर होल्डर कंपनी से कॉल्स इन एडवांस में दिया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं क्या? क्या शेयर होल्डर कंपनी को कॉल्स इन एडवांस में दिया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। कॉल्स इन एडवांस में दिया हुआ पैसा वापस नहीं लिया जा सकता है। लिख लीजिए, कॉल्स इन एडवांस मनी, कॉल्स इन एडवांस मनी will return to shareholder
only at the time of वाइंडिंग अप। केवल कब वापस दी जाएगी? केवल वाइंडिंग अप के टाइम पे वापस दी जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, वाइंडिंग अप के टाइम पे ये पैसा प्रीफरेंस शेयर होल्डर के बाद में दिया जाएगा या प्रीफरेंस शेयर होल्डर से पहले दिया जाएगा? भाई जनरली आप कहते हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के बाद में दिया जाता है, तो ये पैसा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के बाद में दिया जाएगा या पहले दिया जाएगा? बेटा ये कैपिटल का पैसा नहीं है, ये कैपिटल का पैसा नहीं है, ये एडवांस का पैसा है, ये एडवांस का पैसा है। तो ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने से पहले दिया जाएगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने से पहले दिया जाएगा। तो मतलब ये कब दिया जाएगा? आफ्टर क्रेडिटर बिफोर प्रीफरेंस शेयर होल्डर। लास्ट में लिख लेना कब दिया जाएगा? आफ्टर क्रेडिटर बिफोर प्रीफरेंस शेयर होल्डर। मतलब जब बाहर वाले सारे लोगों का पैसा दे चुके होंगे, जब क्रेडिटर्स को भी दे चुके होंगे, तो उनके बाद प्रीफरेंस शेयर से पहले अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर का एडवांस है तो उनका एडवांस पे कीजिए, फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल का पैसा दीजिए, फिर इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल का पैसा दीजिए। क्लियर है? ये था पूरा सेक्शन नंबर 50। बहुत छोटा सा सेक्शन है। 49 भी छोटा सा था, 50 भी छोटा सा है। 50 क्या कहता है? कॉल्स इन एडवांस। हाँ भैया, कंपनी कॉल्स इन एडवांस ले सकती है अगर उसके एओए उसको परमिट करते हो तो, लेकिन एडवांस पे वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। एडवांस पे इंटरेस्ट मैक्सिमम 12% तक दिया जा सकता है अगर एओए में लिखा हुआ है तो। एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है मैक्सिमम 10%। फिर कहते हैं कि कॉल मनी एक बार दे दी तो वो रिफंड नहीं की जाएगी। केवल कब रिफंड की जा सकती है? जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा हो। वाइंडिंग अप के टाइम उनको जो पैसा मिलेगा क्रेडिटर के बाद में मिलेगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। डन। इतना मिला के पूरा बन जाता है सेक्शन। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए एक छोटी सी सेक्शन और बची हुई है, केवल एक ही लाइन की है, इसलिए मैं इसके साथ में करवा रहा हूं। केवल एक लाइन का सेक्शन है, इसी से रिलेटेड है। सेक्शन 51, डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो वो कहते हैं भैया आप डिविडेंड क्यों देते हैं? आप डिविडेंड देते हैं कि हमने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है और उस पैसे से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो कॉल्स इन एडवांस वाला पैसा भी तो हमने आपको दे रखा है। तो ये बोलता है डिविडेंड will given on proportionate basis also on calls in advance, calls in advance if AOA permits। तो अगर आपको एओए अलाउ करता है, भाई एओए में या तो मना नहीं किया
या एओए ने परमिट कर दिया, ऑथोराइज कर दिया, एओए में कह रखा है साहब, एओए ने कह दिया कि आप कॉल्स इन एडवांस पे भी क्या दे दीजिए, कॉल्स इन एडवांस पे भी क्या दे दीजिए, एडवांस दे सकते हो, वो डिविडेंड दे सकते हैं। तो जैसे मैंने, कंपनी ने कॉल मांगी थी 5 रुपए और मैंने दे रखे हैं 10 रुपए, तो अगर मुझे 5 रुपए पे जो मिलने वाला डिविडेंड था, अब वो मुझे 5 की जगह कितने पे मिलेगा, 10 पे मिलेगा। तो कहने का मतलब है कॉल्स इन एडवांस पे डिविडेंड दिया जा सकता है, कॉल्स इन एडवांस पे डिविडेंड दिया जा सकता है। कॉल्स इन एडवांस से वोटिंग राइट नहीं मिलता है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस पे डिविडेंड मिल सकता है अगर एओए में लिखा हुआ है तो। डन। क्लियर है? ये था सेक्शन 51। सेक्शन 51 इतना ही है। चलिए, तो एक बार फटाफट से एक समरी तैयार करते हैं, एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। आज अपन ने पढ़ा सेक्शन नंबर 47। 47 सबसे पहले कहता था वोटिंग राइट। वोटिंग राइट में उसने कहा इक्विटी शेयर होल्डर को हर रिजोल्यूशन में वोट देने का राइट मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर केवल 3 तरह के रिजोल्यूशन में वोट कर सकते हैं, या तो उनके प्रेफरेंशियल राइट को अफेक्ट करता हो, या वाइंडिंग अप से रिलेटेड हो, या कैपिटल के रीपेमेंट से रिलेटेड। ठीक है साहब। वोटिंग राइट कैसे दिया जाएगा? पेड अप कैपिटल के प्रपोर्शन में वोटिंग राइट दिया जाएगा। ठीक है साहब। फिर कहता है कि इस सेक्शन में वोटिंग राइट का एक रूल होता है कि साहब एक पर्सन एक वोट दे सकता है, लेकिन वो यहां पे अप्लाई नहीं होगा, यहां प्रोपोर्शनेटली वोट दिया जाता है। इस सेक्शन का एक्सेप्शन, इस सेक्शन का एक्सेप्शन है कि साहब सेक्शन 43 डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर पे रूल कहां से लगेगा, जब आपने उनको स्पेसिफिकली अलग वोटिंग राइट दे रखे हैं। कॉल्स इन एडवांस में वोटिंग राइट, सेक्शन 50 वोटिंग राइट नहीं मिलता है। सेक्शन 188, सेक्शन 188 कौन से, रिलेटेड पार्टी, जो पर्संस कंपनी के रिलेटेड या जो रिजोल्यूशन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो रिलेटेड पार्टी को अगर वो शेयर होल्डर है भी तो भी उसमें वोट देने का राइट नहीं होगा उस रिजोल्यूशन में, पर्टिकुलरली उस रिजोल्यूशन। ठीक है। सेक्शन 48, सेक्शन 48 कहता है क्या आप शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन कर सकते हो? हाँ साहब कर सकते हैं, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाए, अगर एमओए एओए परमिट कर दे। अगर एमओए एओए में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो शेयर इश्यू करते वक्त भी नहीं लिख होना चाहिए, टर्म्स कंडीशन में मना नहीं किया हुआ होना चाहिए। एक क्लास के आप वोटिंग राइट्स को अफेक्ट कर रहे हो तो उस क्लास का तो रिजोल्यूशन पास करना ही है। अगर वो रिजोल्यूशन या वो चेंजेस दूसरी क्लास को भी अफेक्ट करते हैं तो उनका भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। क्या यहाँ पे डिसएग्रीड शेयर होल्डर को भी राइट, कोई राइट दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। अगर डिसएग्रीड शेयर होल्डर 10% से ज्यादा हो तो वो एनसीएलटी में 21 डेज में जाके एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि साहब हम डिसएग्री है। एनसीएलटी जो डिसीजन देगा उस वेरिएशन पे, वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा और उस डिसीजन की एक कॉपी कंपनी को आरओसी में जमा करानी है विद इन 30 डेज। अगर कंपनी किसी भी चीज में कोई डिफॉल्ट करती है तो उस पर 25,000 से लेके 5,000 तक की पेनल्टी और उसके ऑफिसर्स पे भी फाइन भी लगाया जा सकता है और अप टू 6 मंथ्स की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। सेक्शन 49 बात करता है कॉल्स ऑन शेयर्स। तो क्या शेयर्स पे कॉल के थ्रू पैसा मांगा जा सकता है? बिल्कुल मांगा जा सकता है, लेकिन अलग अलग लोगों से, अलग अलग शेयर होल्डर से अलग अलग कॉल नहीं होनी चाहिए, सबके लिए कॉल का अमाउंट सेम होना चाहिए। एक बार कॉल मांग ली गई और कॉल का पैसा ड्यू हो गया तो शेयर होल्डर को देना उसकी लाइबिलिटी है और कंपनी का राइट बन जाता है उससे पैसा रिसीव करना। राइट होगा वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होगा, कोई स्पेसिफिक डायरेक्टर उसके लिए लाइबल नहीं होगा। फिर कहते हैं सेक्शन 50, सेक्शन 50 कहते हैं कि क्या कॉल्स इन एडवांस ले सकते हो? तो कहता है कॉल्स इन एडवांस ले सकते हो अगर एओए आपको ऑथराइज करता है। तो कोई भी वोटिंग राइट कॉल्स इन एडवांस पे नहीं मिलेगा। कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट दिया जा सकता है अप टू 12% तक। कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है अप टू 10% तक।
एडवांस मनी तभी वापस दी जा सकती है जब वाइंडिंग अप हो रहा हो, मतलब एडवांस मनी देने के बाद वापस नहीं मांग सकते, वाइंडिंग अप पे दी जा सकती है। वाइंडिंग अप पे जब एडवांस मनी वापस दोगे तो क्रेडिटर्स मतलब सारे बाहर वालों का पेमेंट होने के बाद दोगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले ही एडवांस मनी वापस दे दी जाएगी। क्या एडवांस पे डिविडेंड दिया जा सकता है? हाँ दिया जा सकता है, अगर एओए अलाउड करता है तो कोई एक्ट ने कोई मना नहीं कर रहा। एक्ट कहता है कौन सी एडवांस में आप डिविडेंड दे सकते हो, अगर आपके एओए में लिखा हुआ है तो, मतलब आपके रूल्स में लिखा हुआ है तो दे दो, हमारे अकॉर्डिंग कोई भी मना ही नहीं है। ये है सेक्शन नंबर 51। तो टोटल था हमारा 47 से लेके 51 तक। क्लियर है सभी को?